Hello, friends. I hope you are doing great. Now, I am here along with the question of the history. We have already covered 20 questions of the history. Now, I am going to start 21st question. But before starting, I want to announce one important thing. This video would be remain bilingual language. Means I will speak Hindi as well as in English. Let's get started. The first question is, with reference to the aftermath of the revolt of the 1857, which of the following statement are correct? The first option is the pre-war policy of the Lord Dalhousie for the political unification of the country was given ahead. इसमें ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बाद आफ्टरमैथ 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या जो प्री वार से पहले की जो पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, मतलब इकट्ठा करना पूरे देश को ऑफ द कंट्री वाज गिवन टू द हेड, मतलब पॉलिटिकल की तरफ से देश को इकट्ठा करना जो डलहौजी की पॉलिसी थी 1857 की क्रांति के पहले क्या वह चलती रही. एंड द सेकंड ऑप्शन इज ब्रिटिशर इंक्रीज देयर सपोर्ट फॉर द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द सोसाइटी. जो अंग्रेज थे उन्होंने बढ़ाया सपोर्ट सोशो रिलीजियस, मतलब जो समाज के धार्मिक सुधार मूवमेंट्स इन द सोसाइटी उन्होंने बढ़ा दिए गए. एंड द थर्ड वन इज ब्रिटिश started the policy of including Indians the legislative process. Which one of the are correct? हमें ये बताना है. तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब आपका राज्य में आपका कोई बेटा नहीं है, कोई आपका वंशज नहीं है, तो वो अंग्रेज क्या करते थे, उस राज्य को अपने अंदर मिला लेते थे. उसी के कारण 1857 की क्रांति हुई थी. That was the one of the reason to revoke 1857 revolution. और दूसरा ऑप्शन था कि लॉर्ड डलहौजी नहीं कि वो जो समाज में सुधार के कार्य कर रहे थे अंग्रेज, उन्होंने अपने कंटिन्यू किए नहीं, क्योंकि आदमियों के सेंटिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं. इवन आज भी और पहले भी हमारे देश के लोग धर्म से बहुत जुड़े रहते हैं. अगर कोई उनके धर्म में इंटरवेन करना चाहता है या उनको बीच में घुसना चाहता है उनके धर्म के बीच में, तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो उसके खिलाफ हो जाते हैं. सेम थिंग आज भी समाज में है, तो वो पहले भी थी. बट उन्होंने 1857 में क्रांति होगी तो उसके बाद उन्होंने इंडियंस के धर्म के और जो सोशल रिफॉर्म है, समाज के सुधार करना चाहते हैं, जैसे सती प्रथा और बाल विवाह, तो इनको वो उन्होंने इंटरवीन करना बंद कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो यहाँ पे राज करना चाहते थे. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ओनली बिकॉज उन्होंने क्या किया, थर्ड ऑप्शन में बताया गया है एक्सप्लेनेशन. अनदर सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द रिवोल्ट 1857 वाज द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंक्लूडिंग इंडियंस. मतलब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को लालच दिया, उनको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया. लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, जो नियम बनाती है. वो आज भी जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो पहले भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उन्होंने आदमियों को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने नॉमिनेटेड मतलब अपने सिलेक्टेड बंदों को चुनना स्टार्ट किया, ना कि उनके लिए वोटिंग अधिकार दिया या कोई वोट से चुना गया. 22वां क्वेश्चन देखते हैं. और देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1816 प्रोवाइडेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन इन काउंसिल. 1861 में जो काउंसिल एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो है अंग्रेजों ने इंडियंस को काउंसिल में शामिल कर लिया गया था 1861. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the consumer welfare fund that was recently in the news, consider the following statement. कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया था गवर्नमेंट ने, जो रिसेंटली खबरों में था, तो उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से ठीक बताना है. इट इज़ द सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. जो ये बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाया गया था. दूसरा ऑप्शन है इट इज़ ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर. इसको ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर करता है. एंड द थर्ड ऑप्शन इज इट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय द यूजिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक कोई भी जैसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती जा रही हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा उनको टैक्स देना पड़ता है, सरचार्ज और सेस. तो
उससे क्या वो रिप्लेनिश किया जा सकता है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड खत्म हो गया तो इसमें करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट है इसका सेकंड और थर्ड आंसर ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो क्या है। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मोटा मोटा ये हिसाब है कि यूनियन मिनिस्ट्री है जो स्टेट कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता के अधिकारों के लिए और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसने वेलफेयर फंड बनाया था। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज ये जीएसटी के अंडर बना था, ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, इट हैज़ बीन सेटअप, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है कि ये सेटअप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू था है और उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, उसके द्वारा सेटअप किया गया था। बट इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय डिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, मतलब ये सेटअप किया था गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, बट ऑपरेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर। ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कंफ्यूजन वाले। एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, लाइक एज पर द कंज्यूमर वेलफेयर फंड गाइडलाइंस 2019 में गाइडलाइन बनी थी, सेटअप हुआ था 2017 में, गाइडलाइन आई 19 में। एफर्ट्स विल बी रिप्लेनिश्ड बाय द फंड टैपिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ईयर मार्क्ड फॉर द कंपनीज। जो कंपनियों से अलग रखा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर लिया हुआ टैक्स, उसको इसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड को रिप्लेनिश भर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1816 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 18 हमें 21st क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 1861 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने इंडियंस को, क्योंकि 1857 में क्रांति हो चुकी थी, तो सोचा गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने, कि अगर हम यहाँ पे रहना चाहते हैं तो हमें थोड़ा बहुत लुभावना देना पड़ेगा इंडियंस को। तो उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंदों को भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। लेजिस्लेटिव में रूल बनाने में, हाँ वो वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, बट उन्होंने उनको नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया जो उनके खास आदमी थे। इट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं, इसके थ्रू तो उन्होंने क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आदमी को भर्ती स्टार्ट करना कर दिया था। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर एक जगह इकट्ठा करना। तो ये तो जो एक जगह इकट्ठा करने का रूल इससे पहले ही हुआ होगा, क्योंकि 1857 से पहले ही हुआ है, क्योंकि एक जगह इकट्ठा करने के बाद आदमियों में रोष आ गया था कि हमें कोई नियम, हमारा देश हमें कोई नियम नहीं बनाने दे रहा, तो हम कैसे जी सकते हैं इसमें। तभी 1857 क्रांति हुई थी। बट 1861 में उन्होंने बंदों को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये आंसर रोंग है, फर्स्ट ऑप्शन रोंग है। एंड द सेकेंड वन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was appointed as a law member of the Viceroy Executive Council by, yes, उन्होंने वाइसरॉय सिलेक्ट किया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ये। एंड द थर्ड वन इज, थ्रू दिस एक्ट लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम। थर्ड आंसर इसका ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। Indian Council Act of 1816 reinstate that legislative power of Bombay and Madras Presidency, मतलब जो 1861 का काउंसिल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रीइंस्टेट, उसने स्टेट करना, कंफर्म करना, रीइंस्टेट दोबारा से किया कि कंफर्म किया कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी हैं, उनकी लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, मतलब वो पावर देंगे इनको। दस इट स्टार्टेड Thus it started decentralized, which had taken away by the Chartered Act of 18. Yes, this is the main information here. Like Chartered Act 1833 में आया था। इसमें क्या है, अंग्रेजों ने फुल सेंट्रलाइज कर दिया था पावर को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बंगाल का गवर्नर वही मेन होगा, बॉम्बे के पास और मद्रास गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होगी। ये मेन एक्ट है 1833 का।
सेंट्रलाइजेशन कर दिया था उन्होंने, बंगाल का ही मेन बना दिया था कि बंगाल का गवर्नर ही पूरे देश में रूल्स बनाएगा और अपना काम करेगा। बट इसके बाद क्या हुआ, 1861 में उन्होंने मद्रास को और वापस पावर देनी पड़ी, क्योंकि ड्यू टू 1857 रिवॉल्यूशन। सेकंड इनकरेक्ट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर ऑफ इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंडर द 1909 एक्ट। मतलब 1861 के थ्रू नहीं किया गया, ये 1909 के अंडर किया गया था। राजा ऑफ बनारस एंड द महाराजा ऑफ पटियाला एंड द सर दिनकर राव अंडर द काउंसिल एक्ट। लाइक 1861 में उन्होंने नॉमिनेट किए थे अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में कि हम इन बंदों को लेंगे, ये 3 बंदे लिए थे। आगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन लिए। एक तो राजा ऑफ बनारस, बनारस का राजा, महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट। यो दिनकर राव जी भी काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल में भर्ती कर लिए थे। एंड थर्ड आंसर, अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1816 द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कैनिंग एंड who laid the foundation of the cabinet government in India, each branch of the administration having its official head। अभी 1800 एक्ट के अकॉर्डिंग उसने पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो क्या होता है हिंदी में, कि किसी की डेजिनेशन, मतलब लाइक आई एम ए नवीन बट इफ आई वुड वर्क एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, लाइक दैट वुड बी माई पोर्टफोलियो, उसका पद। उसने लॉर्ड कैनिंग, हमें ये पता चला था कि गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था। क्यों? क्योंकि इससे पहले लॉर्ड डलहौजी था, तभी तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट स्टार्ट की। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1861, लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आया जिन्होंने काउंसिल एक्ट 1861 लागू किया। उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच का एक ऑफिशियल हेड बना दिया, सेंट्रलाइज नहीं किया बंगाल में अकेले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24th क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 कंसिडर द फॉलोइंग। लाइक इसके फर्स्ट एंड सेकंड जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे वो आंसर करेक्ट है, पर उनका एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। आप अगर ऐसे ही फॉलो करते रहोगे क्वेश्चनों को और मैं डालता रहूँगा, तो विद इन दी 3 or 4 months you will be like you can crack any exam of the India। विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, 1765 की इलाहाबाद की ट्रीटी के फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई हैं, उनमें से कौन सी करेक्ट है वो देखना है। इट वाज कंक्लूडेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला, एंड द सेकंड ऑप्शन इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बफर स्टेट फॉर द इंडिया एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। इसका आंसर 2 ही स्टेटमेंट है, वो गलती से नंबर डल गया मेरे से, सॉरी फॉर दैट। एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। लाइक हम इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को ऐसे याद रख सकते हैं, 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो 1765 में ये लगाओ 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1 साल पहले। मतलब वैसे तो 201 साल पहले हो गया, पर हम उसे को ऐसे याद कर सकते हैं। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वर कंक्लूडेड बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर। मतलब जो इलाहाबाद ट्रीटी थी वह बक्सर का लड़ाई के बाद लड़ी गई थी। संधि क्या होता है, ट्रीटी मीन्स संधि क्या होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होने के बाद हम निपटारा करते हैं, उनका सुलझाव करते हैं, उसी को ट्रीटी बोलते हैं। अंग्रेजों का जब गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला जो कजन था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था, जो उसका चाचा का लड़का था, अवध में ये नवाब था, वो बंगाल में था, दोनों एक टाइम पीरियड पे ही थे। एंड द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर, इट वाज डन इन द वेक ऑफ द कंपनी वायसराय एट द बैटल ऑफ बक्सर। जो वायसराय था
उसके कंपनी का वायसराय बैटल के बाद ही ये संधि हुई थी। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764 वाज कंक्लूडेड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और नवाब वाज मेड पे ए वार इंडेमिनिटी ऑफ 50 लाख। लाइक जो बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसको 50 लाख इंडेमिनिटी, क्या होता है, भुगतान, जुर्माना, उसको इंडेमिनिटी देना पड़ा था 50 लाख टू दी कंपनी एंड सरेंडर इलाहाबाद। इलाहाबाद को भी सरेंडर कर दिया और 50 लाख रुपए भी दिए। इसीलिए कहते हैं कि 1764 के बाद अंग्रेजों ने अपना पैर जमा लिया था इंडिया में। उससे पहले क्या था, ब्रिटिश और डच के साथ झगड़ा होता रहता था, बट इस लड़ाई के बाद अंग्रेज कंफर्म हो गया था कि ये पैन इंडिया एम्पायर बन जाएंगे, पूरे भारत को कंट्रोल कर लेंगे। और उसने इलाहाबाद के साथ कोरा जंग थी उसकी, और वो मुगल एम्परर शाह आलम को दे दी। इसमें भी एक ट्विस्ट है, लाइक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने जीत तो लिया इलाहाबाद को, बट उन्होंने इलाहाबाद को लिया नहीं, क्योंकि वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं चाहते थे। उस टाइम पे अफगान भी इंडिया में लड़ाई करने के लिए आते थे, और मराठा भी एक पैन इंडिया एम्पायर बनने की सोचते थे, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रोंग थे। इधर से अफगान आते थे, इधर से मराठा आते थे। तो उन्होंने सोचा अंग्रेजों ने, अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत दिक्कत आएंगी, और हमें अपना सैनिक लगाने पड़ेंगे, और हमें खर्चा उठाना पड़ेगा इसका। तो उन्होंने क्या किया, जो मुगल एम्परर, मुगलों का राजा था, दिल्ली में राज कर रहा था, उसको शाह आलम को ये दे दिया, और बोला कि हम यहाँ से पैसे ले लेंगे। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली वहाँ की। एंड द सेकंड option is correct. The Clive did not annex Awadh, since annexing would have be placed the company under the obligation to protect extensive land frontier, which was vulnerable to attacks by the same thing is saying that what I have told you, that वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे, उन्होंने बस शाह आलम को दे दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, Who among the following was given the title of the Socrates of South Asia by UNESCO? सोक्रेट्स के बारे में आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। सोक्रेट्स क्या था, एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, और उनकी एक कोट मुझे याद आ रहा, बहुत ही अच्छा कोट था कि द बिगेस्ट नॉलेज ऑफ ए पर्सन इज नोइंग नथिंग। मतलब उनका कहना था कि जब तक एक आदमी समझेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, वो अच्छा जानने के लिए उसकी इच्छा रहेगी, कुछ अलग जानने के लिए, या कुछ नया जानने की सोचता रहेगा। बट जब उसको ये अपने अंदर ये हो जाएगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वो आगे नहीं सीख सकता। तो वो बहुत ही, आप इस कोट को अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हो आप, या फिर कोई आप डिबेट कर रहे हो तो इसको, नॉलेज के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इसको डिस्कशन में भी कह सकते हो। इसके ऑप्शन देखते हैं, राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी है पेरियार ई रामास्वामी। कल हमने पढ़ा था केरला में एक पेरियार नदी है, और ये केरला के ही महान आदमी थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इस देश में उन्हीं का नाम हुआ जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया है, या पूरी दुनिया में उसी का नाम होता है जो सोसाइटी के लिए कुछ करता है, पेरियार ई रामास्वामी। क्योंकि ये साउथ इंडियन है, ये अपने नाम के आगे टाइटल यूज करते थे अपने पेरेंट्स का। और इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पेरियार ई वी रामास्वामी वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे ये। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बनाया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने बनाया, ई वी रामास्वामी ने। The aims of the self-respect movement were uplift Dravidian, जो दक्षिण में रहते थे, और to expose the Brahminical tyranny। एक्सपोज क्या होता है, उनकी जो पाप किए हुए थे उन्होंने उनको सबके सामने दिखाना। जो ब्राह्मण पंडित थे उनकी टायरनी थी, वो अत्याचार करते थे, एंड डिसेप्टिव मेथड, धोखाधड़ी, बाय विच दे कंट्रोल ऑल द स्फेयर ऑफ द हिंदू लाइफ। हिंदुओं की लाइफ पे ब्राह्मण बहुत राज करते थे। उसने
सब बातों को सामने लेके आए हुए समाज के सामने। एंड ही डिनाउंस होता है निंदा करना, द कास्ट सिस्टम, द चाइल्ड मैरिज एनफोर्समेंट, एनफोर्स विडोहुड, मतलब विधवा को उसने जो कंपल्सन किया जाता था कि विधवा रहना है, अगेन मैरिज नहीं करनी, तो उसने उसको समाज के सामने लाया। ही इनक्रेज इंटरकास्ट मैरिज, उसने इंतरजातीय शादी करने को बल दिया। 1917 में उसको यूनेस्को, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेज एंड अडोन हिम, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, अडोन, सुसज्जित करना। हम इसको अपने कन्वर्सेशन स्टाइल में यूज कर सकते हैं। विद द सोक्रेट्स ऑफ द साउथ एशिया, उसको साउथ एशिया का, एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं और साउथ पोर्शन में इंडिया है, तो इसको सोक्रेट्स ऑफ द साउथ एशिया कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज है, उसको हम पढ़ना। सी टुक ओवर द रीन्स, रीन्स होता है कमांड लेना, किसी का दायित्व लेना। आफ्टर द असासिनेशन, असासिनेशन होता है किसी की हत्या करना, मतलब ऑफ द हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की हत्या हो गई थी। एंड वाज द फर्स्ट फीमेल रूरल ऑफ द भोपाल, भोपाल की वो पहली महिला शासक थी। ऑल्दो शी वाज ए इलिटरेट, वो अनपढ़ थी। शी वाज ब्रेव एंड रिफ्यूज टू फॉलो द पर्दा ट्रेडिशन, वो बहुत बहादुर थी, उसने पर्दा ट्रेडिशन को फॉलो करने से मना कर दिया था। शी बिल्ट द जामा मस्जिद ऑफ द भोपाल एंड शी आल्सो बिल्ट हर ब्यूटीफुल प्लेस गोहर महल, एज शी वाज आल्सो ए गोहर बेगम, उसको नॉन, उसका नाम जाना जाता गोहर बेगम। हम इस चीज़ को प्रेजेंट में सीखते हैं। जैसे गोहर खान एक भोपाल की बहुत बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसके बारे में उसी से नाम इसका सिमिलर है, उसको भी गोहर बोला जाता था। मे बी इन्होंने उनसे ही इंस्पायर होके इनके पेरेंट्स ने नाम रखा हो इसका। तो इसमें किसके बारे में दिया गया है ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। इसमें पहला ऑप्शन है सिकंदर जहां बेगम, सेकंड ऑप्शन है कैखुसरू जहान बेगम, एंड यही सी आंसर है। एंड कुदसिया बेगम, ये कुदसिया बेगम आंसर है सी, और डी है शाहजहां बेगम। कुदसिया बेगम आल्सो नोन एज गोहर बेगम एंड टुक ओवर द रेन्स व्हेन 18 साल की, वो इतनी ब्रेव थी कि उसने 18 साल में अपना शासन चला दिया था। और आफ्टर दिया सन, उसके हस्बैंड की हत्या के बाद। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द भोपाल, वो पहली महिला भोपाल की शासक थी जो 1819 से 37 तक उसने राज किया। यस, वो अनपढ़ थी और उसकी फैमिली में किसी का हिम्मत नहीं होती थी उसके खिलाफ बोलने की। उसने पर्दा रखने से मना कर दिया था। उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, जब उसकी लड़की, उसकी भी एक लड़की थी 2 साल की, उसने बोल दिया था कि ये रानी बनेगी यहाँ की। एंड एज द रूलर नो मेल फैमिली मेम्बर्स डेयर टू चैलेंज, कोई भी फैमिली मेम्बर उसके डिसीजन को नकारता नहीं था। वो सी केयर वेरी मच फॉर हर सब्जेक्ट, मतलब जिसके बारे में, जैसे अपनी रानी थी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती थी, पहले वो खबर लेती थी अपने राज्य की, उसके बाद खाना खाती थी। एवरी नाइट, हर रात का उसका एक रूल था। दैट ऑल हर सब्जेक्ट्स हैड टेकन देयर मील्स, उसको अपने खाने से पहले सब के बारे में जानना होता था, अपनी प्रजा और राज्य के बारे में। और उसने अपना ब्यूटीफुल महल भोपाल में बना है, गोहर महल, जो भी कि भोपाल में है। और फीमेल रूलर ऑफ भोपाल कुदसिया बेगम, 1819 से 37 तक इसने राज्य किया था। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे, और महिलाएं भी शासक हुई हैं वहाँ की, क्योंकि 1837 तक उसने किया। फिर उसके बेटी आ गई सिकंदर जहां बेगम, सिकंदर नाम था उनकी बेटी का। उसकी माँ ने तब 2 साल की थी तभी डिक्लेयर कर दिया था सी वुड बी नेक्स्ट किंग एंड द शाहजहां बेगम। ये 1800 उसके बाद आएगी। मतलब हम एक इसकी क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर सकते हैं, क्रमानुसार याद कर सकते हैं। जैसे अब क्या हुआ, कुदसा बेगम जिसको बोला गया गोहर बेगम, भी गोहर एक्ट्रेस से हम इसका याद रखते हैं। कुदसिया बेगम, कुदसिया की बेटी सिकंदर, सिकंदर लेडीज़ है यहाँ पे, ये नोट करने की बात है। उसके बाद आई शाहजहां बेगम, और फिर भाई कहखुसरू जहां बेगम, और उस कहखुसरू जहां बेगम का नाम सरकार अम्मा था। तो अब क्वेश्चन में आ जाए कि सरकार अम्मा किसका नाम था? कहखुसरू जहां बेगम का नाम था, और जो भोपाल की शासिका थी। And the next question is 27. With reference to the reason for the failure of,
द रिवॉल्ट ऑफ 1857, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? 1857 की क्रांति के फेलियर के कारण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? द रिवोल्ट वाज, फर्स्ट ऑप्शन इज द रिवोल्ट वाज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो आंदोलन था जो नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में ही रह गया था, यही एक मेन कारण था, यही उनमें से एक कारण था कि वो सक्सेस नहीं हुआ 1857। हाँ ये बात है, क्योंकि जब तक ये साउथ में पहुंच पाते उससे पहले तो पूरे देश को कंट्रोल कर ही लिया था अंग्रेज़ों ने। बट ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये गंगा, जहाँ पे गेंजेटिक प्लेन बोलते हैं हम, गंगा पे जहाँ पे हम फसल वगैरह करते हैं उस एरिया में ज़्यादा था और नॉर्थ में ज़्यादा था। और फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द मनी लेंडर फॉर द रिवोल्ट वाज इनसफिशिएंट डिस्पाइट देयर इनॉर्मस पार्टिसिपेशन। मतलब उनके पास पैसे भी कम थे। बाय द मनी लेंडर फॉर द रिवोल्ट वाज इनसफिशिएंट, जो मनी लेंडरों ने पैसे दिए थे रिवोल्ट के लिए वो पैसे भी कम थे, गरीबी थी इंडिया में उस टाइम पे, क्योंकि अंग्रेज सारा पैसा लूट चुके थे। वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन एंड स्टेड अवे फ्रॉम द रिवोल्ट एज दे बिलीव ब्रिटिश आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यस, वेस्टर्न जो बाहर पढ़ के आए हुए थे, वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, वो अपने आप को मानते थे कि जो इंडिया वाले जो रिवोल्ट कर रहे हैं ये हमें पीछे हटा देंगे, बैकवर्ड ले जाएंगे, हम तो फॉरवर्ड जाना चाहते हैं अंग्रेजों के साथ। बहुत सारे ये भी कारण थे। इसके तीनों आंसर ठीक हैं। फोर्थ भी है इसका, लैक ऑफ यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम, ये गलत है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में तब बहुत भाईचारा था, ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे भाईचारा नहीं था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चारों आंसर इसके ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तभी इतना लंबा क्वेश्चन हो गया क्योंकि पहले उसका इंग्लिश वर्जन है फिर हिंदी वर्जन मैंने डाला हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टू द सिक्योरिटी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ इन द फॉलोइंग। ये सीरियल नंबर 1 प्रोजेक्ट, ये फाउंडेशन इधर है और ये लेफ्ट साइड में है प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम सस्पिशियस कीवर्ड्स फ्रॉम मैसेज इन द नेटवर्क। CMS सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। इसका क्या मतलब, फंक्शन क्या होता है, टू फिल्टर सस्पिशियस कीवर्ड फ्रॉम द मैसेज इन द नेटवर्क। ये पूछ रखा करेक्ट है या नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज नेत्रा, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस फॉर लॉफुल। ये क्या पूछा गया कि फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन एंड द इंटरनेट ट्रैफिक थ्रू मोबाइल नेटवर्क। नहीं, ये क्रॉस दिया हुआ है। देखो क्या होता है, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोसीजर कर रखा है कि सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम कर रखा है। क्यों, जो लॉफुल सर्विलेंस डालते हैं, जैसे कोई इलीगल एक्टिविटी को कैच करने के लिए हम लॉफुल वे से सेंट्रलाइज कर रखा है सारे जो नेटवर्क सिस्टम है, अपना मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क है या जो इंटरनेट में यूज करते हैं, लैंडलाइन है या इंटरनेट ट्रैफिक है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। एंड ये जो नेत्रा है, नेत्रा क्या है, साइबर रिलेटेड है। जैसे टू फिल्टर सस्पिशियस कीवर्ड फ्रॉम द मैसेज इन द नेटवर्क, जैसे नेटवर्क में कोई सस्पिशियस कीवर्ड जा रहा है, क्योंकि इनक्रप्टेड फॉर्म में कुछ बार वायरस आते हैं या कोई कोड आते हैं बाहर से सिक्योरिटी रिलेटेड, तो उसको छांटने के लिए नेत्रा ये DRDO ने बनाया था ये सॉफ्टवेयर। तो हम ध्यान रख सकते हैं इसको, नेत्रा आंखें किसी भी चीज़ को सस्पेक्ट होने को छांटते हैं। तो ये सस्पिशियस कीवर्ड्स फ्रॉम मैसेज से जो डाउटफुल कीवर्ड है उसको विजिलेंस पे डालते हैं, DRDO ने बनाया था नेत्रा। एंड द नेट ग्रिड, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क विच कनेक्ट्स डाटाबेस ऑफ द कोर सिक्योरिटी एजेंसी। नेट ग्रिड क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंस ग्रिड बना दिया गवर्नमेंट ने। एक इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारे पास जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये CIO से है, काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर है,
और या फिर ये कहते हैं हम कैग में है ये, या फिर हमें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या कहा, 20 या 21 इंटेलिजेंस एजेंसी से, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उनसे डाटा ले लिया जो क्रिमिनल हैं या किस किस टाइप के क्राइम होते हैं, क्रिमिनल का डाटा ले लिया और उस डाटा को कंप्यूटर में फीड कर दिया, नेट पे फीड कर दिया और उसको सिक्योर कर दिया। कभी भी क्राइम होते हैं तो डाटा वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, बंदे को रिजनेबल फेस कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा काम है, क्योंकि अब कैमरे लगे हुए हैं तो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा फंक्शन है कि वो if something is happening wrong around you, then the camera will capture the person and the thing will be clear after some time, because automatically वो कैमरे में कैद हो गया। वो डाटा से कंपेयर कर लेंगे कि हाँ ये इस नाम का बंदा मुजरिम है। तो थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है, मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 question. With reference to the Madras Mahajan Sabha, which of the following is correct? मद्रास महाजन सभा, मद्रास में महाजन, जन होता है आदमी, पहले आदमी को जन बोलते थे, अब भी बोलते हैं कई जगह, और मद्रास चेन्नई हो गया आजकल, सभा, उसमें एक सभा बनी थी। क्या होता था, मोस्टली जब अंग्रेजों का टाइम पे देश में कुछ एजुकेटेड, जो जिनके पास वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो एजुकेटेड आदमी थे, वो इकट्ठा होकर देश को आज़ाद कराने की बात बोलते थे। वो देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने की बात बोलते थे, तो उसके लिए इकट्ठा हो जाते थे। तो उसी के बारे में बोला गया। मद्रास में भी कोई एक मद्रास महाजन सभा बनी थी। इसके बारे में करेक्ट आंसर ढूंढना है हमें। इट वॉज द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन मद्रास। इट कंसिस्टेड ऑफ बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर। इसमें बोला गया कि सबसे पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी ये मद्रास की, नहीं, इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। और ये इसमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता उसको नॉन ऑफिशियल बोलते हैं। और थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे रंगिया नायडू वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मद्रास महाजन सभा। रंगिया नायडू पहला प्रेसिडेंट बना हुआ था इसका। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। थर्ड आंसर इसका ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है, मद्रास महाजन सभा वाज फाउंडेड इन 1884। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1885 में कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस के आसपास ये एक साल पहले मद्रास महाजन सभा बन गई थी। मद्रास में महाजनों की सभा बन गई थी। जो कुछ जन होते हैं वो जो महान काम करते हैं, महाजन बोल दो उसको, तो उनके बाई, ये साउथ इंडियन नेम है, इन्होंने अपने पेरेंट्स का आगे नाम एम यूज कर रखा है। जैसे एम विरंगाचार्य, प्रोनाउंसिएशन में इसकी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि बहुत लंबा नाम है, विरंगाचार्य, और बी सुब्रमण्या अय्यर एंड पी आनंदाचार्लू। तो ये तीनों ने मिलकर बनाई थी। वी विरंगाचार्य, विरंगाचार्य एंड द बी सुब्रमण्या अय्यर एंड द पी आनंदाचार्लू। इनके नाम थोड़े से टिपिकल हैं। वी हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री इज रिगार्डिंग फैक्ट्स एंड द फिगर्स। स्टेटमेंट 1 is incorrect. The earliest political organization in Madras was the Madras Native Association which was founded in 1852. पहले क्या था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बन चुकी थी। मद्रास नेटिव मतलब होता है उस जगह का, उसकी एसोसिएशन बन चुकी थी 1852 में। उसके बाद ये 1884 में जब कांग्रेस के टाइम पे महाजन सभा बनी 1884 में। और सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसमें क्या था, गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय, क्या होता था पहले जो पहली बनी नेटिव बनी ऑर्गेनाइजेशन इसकी, उसमें तो ऑफिशियल भी नॉन ऑफिशियल में थे, बट इसमें क्या था, नॉन ऑफिशियल थे, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वे गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने इस मद्रास महाजन सभा में गवर्नमेंट ऑफिशियल को हटा दिया, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें थे। और ये थर्ड ऑप्शन ठीक है इसका। रंगैया नायडू वाज इलेक्टेड, द रंगैया नायडू प्रेसिडेंट थे इसके मद्रास महाजन सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। विद रेफरेंस टू द कंसिक्वेंसेज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर वी हैव लाइक स्टडीड अ लॉट इन आवर लाइक 6th to 10th क्लासेस।
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का 1764 में बक्सर का हुआ था, 1757 में प्लासी का हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड द अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। The importance of bullion from England stopped after this battle. Both are correct, and third also correct. The sovereignty of the company was over Calcutta. देखो क्या होता है, बंगाल का नवाब उस टाइम पे सिराजुद्दौला था। हमने पहले बात की थी, इसका चाचा का लड़का शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। देखो मैं फैक्ट्स आपको बाय सच टाइप ऑफ मीन्स यू कैन रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। इसके चाचा का लड़का अवध का नवाब था, जिसके बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, ऐसे याद है। 1757 में इधर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो भी हार गया था, और इसका चाचा का लड़का 1764 में भी हार गया था, दोनों हार गए थे। उसके बाद उसको 50 लाख रुपए देने पड़े थे अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट को, और फिर भी अंग्रेजों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शाह आलम के द्वारा ली गई थी दिल्ली को, और खर्चा वो बर्न कर रहा था, बियर कर रहा था, और अंग्रेज बस रुपए लेके अपने शासन कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। या रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे गवर्नर थे, और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला 1757 में हुई थी प्लासी की। And the East India Company was the granted undisputed right to free trade। क्या अनडिस्प्यूटेड होता, बिना झगड़े के उन्होंने गवर्नमेंट को राइट दे दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और कंपनी आल्सो प्रोवाइडेड रिसीव जमींदारियों 24 परगना। जो परगना क्या होता था, मेजरमेंट ऑफ द लैंड, उसके टाइम पे मेजरमेंट थी। जैसे आज गज में ज़मीन मापते हैं, हम पहले परगना में मापते थे। तो 24 परगना अंग्रेजों को मिल गए प्लासी की बैटल के बाद, और उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड इन अनडिस्प्यूटेड, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना कर दिए वो अपना व्यापार कर सकते थे। ऐसे ही अंग्रेज स्टेबल होते गए, क्योंकि एक एक जगह को कंट्रोल करते रहे। क्योंकि 1757 में उन्होंने बंगाल को कंट्रोल कर लिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। फिर उन्होंने 1764 में सेंट्रल इंडिया में आ गए, जो भी यूपी अवध एरिया था। तो ऐसे ही वो पैन इंडिया एम्पायर बन गए थे। द इंग्लिश लार्जली फाइनेंस थ्रू द इम्पोर्ट बुलियन। बुलियन क्या होता है, सोने की करेंसी, जैसे आज भी चलता है बुलियन। इंग्लैंड में सोने की करेंसी थी, बिजनेस करते थे तो पहले उनको पैसे लेके आने पड़ते थे, और यहाँ से वो कच्चा माल लेके जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो यहीं से पैसा कमाने लगे, बंदों से कर लेने लगे, टैक्स लेने लगे, और यहीं पे काम चलाने लगे। तो यहाँ से व्यापार होने लगा। और कलकत्ता की इसको 24 परगना ज़मीन मिली गई थी। और इसी के बाद 1757 के बाद, जैसे हमने पहले कल पढ़ा था कि एंग्लो इंग्लैंड के लड़ाई होती रहती थी। जैसे एंग्लो इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में मैसूर में लड़ाई होती थी, 20 साल चली थी, 1740 से 1762 तक। उसके बाद क्या हुआ कि मराठा इधर से आने लगे सेंट्रल इंडिया से, और इधर से अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसी को 1757 के बाद हरा दिया, और बंगाल पे पूरा अपना एरिया जमा लिया। तब से वे वहाँ पे कंफर्म हो गए बंगाल एरिया में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक इनफ फॉर टुडे, एंड आई विल come tomorrow with more questions, and try to like visualize all the things in what manner I have told you. That's all about the today topic, and I will come tomorrow with new questions. Thank you friends, and like my video, and please share and subscribe with the others members so that they can get benefit from this. Bye.